नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ प्यादा नॉवल का पार्ट 9। इसके बाकी के 8 पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं प्यादा नॉवल का पार्ट 9। मैं रंजीत नगर पहुंचा। वहां सौरभ जैन का पता तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फासले से मुझे पुलिस की एक जीप गली में खड़ी दिखाई दी। मैं करीब पहुंचा तो पता लगा वो उसी इमारत के सामने खड़ी थी, डायरेक्टरी के मुताबिक, जिसकी दूसरी मंजिल पर सौरभ जैन का फ्लैट था। मैंने कार परे ही खड़ी कर दी और पैदल आगे बढ़ा। इमारत के आगे अड़ोसी पड़ोसी जमा थे, जिनमें पुलिस वाला कोई नहीं था। इमारत में दाखिल होने से पहले मुझे किसी ने ना रोका। मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा। एक सिपाही ने मेरा रास्ता रोका। सुधीर कोहली, मैं बोला। प्राइवेट डिटेक्टिव एसआई जगत सिंह मुझे पहचानते हैं, बल्कि उन्हें मेरे आमद की खबर है। यहीं ठहरो, वो रूखे स्वर में बोला। वो भीतर गया और उल्टे पांव लौटा। जाओ, वो बोला। मैं फ्लैट में दाखिल हुआ। सब इंस्पेक्टर जगत सिंह मुझे अगली चौखट के करीब दिखाई दिया। मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने घूमकर मेरी तरफ देखा। सस्पेंस बर्दाश्त न हुआ, वो तनिक व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, मैं बोला। अब बोलो। आप बोलो। सौरभ जैन, काम हो गया? हाँ। किसने शूट किया? कौन बोला शूट किया? कोई नहीं। तो फिर क्यों बोला ऐसा? आजकल शूट करना ही फैशनेबल है। मजाक मत करो। सॉरी। यहाँ कैसे आए? सौरभ जैन से बात करना चाहता था। फ़ोन किया तो उसकी जगह आपसे बात हुई। फिर आपकी बातों ने वाकई सस्पेंस में डाल दिया। कुछ बताने की जगह एकाएक आपने लाइन काट दी। सस्पेंस का मारा यहाँ चला आया। जहाँ कत्ल होता है तुम पहुँच जाते हो। ऐसा क्यों? तो कत्ल हुआ उसका। जवाब दो। मैं जिस केस पर काम कर रहा हूँ उसके सिलसिले में सौरभ जैन से मिला था। मुझे लगा वो अभी और मेरे काम आ सकता था, इसलिए फिर मिलना चाहता था। बस इतनी सी बात है। वो खामोश रहा। मेरी निगाह पैन होती हुई चारों तरफ घूमी। वो एक छोटा सा फ्लैट था, जिसमें एक बेडरूम, एक बैठक, किचन, बाथरूम और बालकनी थी। उसकी लाश बैठक में डाइनिंग टेबल की ओट में फर्श पर लुढ़की पड़ी थी और उसे चादर से ढक दिया गया हुआ था। डाइनिंग टेबल पर विस्की की बोतल, 2 ग्लास और एक पानी की बोतल मौजूद थी। विस्की की बोतल खुली थी। उसका लेवल काफ़ी नीचे था और दोनों ग्लास में से एक ग्लास सीधा खड़ा था और दूसरा मेज़ पर लुढ़का हुआ था। सीधा खड़ा ग्लास 1/4 विस्की से भरा दिखाई दे रहा था। लगता था ड्रिंक्स के दौर के दौरान ही कुछ हुआ था, जिसका नतीजा मेज़बान के कत्ल के तौर पर सामने आया था। मैंने संजीदगी से अपना वो ख्याल जगत सिंह पर जाहिर किया। यही बात है, जगत सिंह बोला। लुढ़के हुए ग्लास पर मरने वालों की उंगलियों के निशान हैं। लगता है ग्लास तभी उसके हाथ से छूटा था जब वो गोली लगने पर कुर्सी पर से लुढ़क कर नीचे गिरा था। दूसरे ग्लास पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं। पहुंच दिए गए? जाहिर है। वाकये की खबर कैसे लगी? एक पड़ोसी ने दिन रात लगातार भीतर से आती म्यूजिक की आवाज़ सुनी। आज उसने केयरटेकर को ये बात बोली। केयरटेकर आया तो म्यूजिक की आवाज़ भीतर से तब भी आ रही थी। उसने खूब आवाज़ें लगाई। दरवाज़ा भड़बड़ाया, कोई जवाब ना मिला तो पुलिस को फ़ोन किया। हमने आकर दरवाज़ा जबरन खोला तो ये नज़ारा सामने आया। इसका मतलब है कत्ल आज नहीं हुआ। लाश की हालत बताती है कि कत्ल हुए एक अरसा हो गया है। भीतर से आती म्यूजिक की आवाज़ों की तरफ पड़ोसी की तवज्जो सोमवार को गई थी, लेकिन बचता वो पहले से हो सकता था। कहने का मतलब ये है कि इस बाबत तरीके से, यकीन से, विद ऑथोरिटी जो पता लगेगा वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही लगेगा। फिर भी आपका अपना तजुर्बा भी तो कुछ कहता होगा। आजकल पाला पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये फ्लैट इसी वक्त आइस बॉक्स बना जान पड़ता है। रात को तो और भी ठंडा हो जाता होगा, जबकि टेम्परेचर 4 डिग्री से भी नीचे हो जाता है। इस वजह से लाश उस रफ्तार से डिकम्पोज नहीं हुई जिससे नॉर्मल मौसम में होता तो होती। इन तमाम बातों से मुझे लगता है कि ये 4 दिन से मरा पड़ा है। ओह, अब तुम बोलो, तुम क्या जानते हो इस बारे में? मैं क्या जानता हूँ? सवाल मैंने किया है, जवाब दो। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे क्या मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? तुम बताओ। मैं क्या बताऊं? ये मैं बताऊं? तुम ही तो हर किसी के पीछे पड़े हो। हर बात में तुम्हारा दखल है। हर कत्ल में कैसे न कैसे तुम्हारी हाजिरी है। हर जगह पुलिस से पहले तुम पहुंच जाते हो। इत्तेफाक से, महज इत्तेफाक से। पिछले 2-3 दिन से कहाँ थे? कल तो यहाँ था, उससे पहले मनेसर में था।
मनेसर में? वहाँ क्या कर रहे थे? पिकनिक। अकेले? अकेले कहीं पिकनिक होती है? तो किसके साथ थे? एक लड़की के साथ। तो ये कहो ना पिकनिक नहीं, ऐश कर रहे थे। दोनों काम कर रहा था। गनीमत थी कि उसने ये ना पूछा कि लड़की कौन थी। उसे मालूम पड़ता कि लड़की मरने वाले की कलीग कावेरी कुकरेजा थी तो इल्ज़ामों का नया सिलसिला शुरू हो जाता। मैं हर किसी के पीछे पड़ा था, वो कावेरी को भी शामिल कर लेता। कहीं तुम्हारी निगाह में? मैं बोला, मैं भी तो सस्पेक्ट नहीं हूँ। हो सकते हो, हर जगह तुम्हारी हाजिरी है। जनाब, मैं पीढ़ी हूँ। पीढ़ी को सनद हासिल है कि वो कातिल नहीं हो सकता। जनाब, फिर भी? क्या फिर भी? तुम्हारी हर जगह हाजिरी के बारे में मैंने कुछ गलत कहा? वो तो नहीं कहा, लेकिन जग्गी मेहरा के यहाँ कैसे पहुँच गए थे? तुम्हें मालूम है, बल्ली के अपने क्लाइंट के बुलावे पर वहाँ गया था। तुम्हारा क्लाइंट कंफर्म कातिल है। वो करतूत बल्ली की थी, ये करतूत भी बल्ली की है। क्या वो फिर जमानत पर छूट गया? उसने जवाब ना दिया। इस बार तो उसकी जमानत नहीं होने वाली थी। कैसे हुई? नहीं हुई। अंदर है? हाँ। तो फिर वो इसका कातिल हो सकता है। अभी ये निर्धारित होना बाकी है कि ये कत्ल कब हुआ। क्या पता पोस्टमार्टम से पता चले कि यहाँ सौरभ जैन का कत्ल तब हुआ था जब वो जमानत पर छूटा हुआ था। जनाब, गुस्ताखी माफ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब होगा कि बल्ली ने जमानत पर छूटते ही एक ही दिन में चंद घंटों के वक्फे में 2 खून किए। तो क्या हुआ? जग्गी मेहरा के खून के फौरन बाद वो पकड़ा गया था, तब से वो अंदर है। तो इसका मतलब है पहले वो यहाँ था, पहले उसने यहाँ सौरभ जैन का खून किया। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ की सेटिंग बताती है कि कत्ल से पहले विस्की का दौर चला। बोतल में विस्की का लेवल बताता है कि करारा दौर चला। यहाँ के बाद वो न्यू राजेंद्र नगर पहुँचा, जहाँ वो मुझे मिला। जनाब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तब वो महक नहीं रहा था। क्या मतलब हुआ उसका? उसने उस बात पर विचार किया। पीडी साहब फिर बोला, हमारे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं कि यहाँ विस्की की नई बोतल खुली थी, इसलिए बोतल में विस्की के मौजूदा लेवल का हवाला बेमानी है। विस्की का दौर खुली बोतल से चला था तो हो सकता है अभी पहला ही पैक सर्व हुआ हो। वो पहला ही पैक था तो कातिल के पैक की 1/4 विस्की अभी ग्लास में बाकी दिखाई दे रही है। ग्लास की जो विस्की कातिल ने पी उससे वो कितनी देर महक सकता था? आपकी बात दुरुस्त है, बशर्ते कि ये बात दुरुस्त हो कि यहाँ नई बोतल नहीं खुली थी और खुली बोतल का लेवल पहले ही काफ़ी नीचे था। तुम तो अपने क्लाइंट के हक में बोलोगे ही, बात को यूं तोड़ मरोड़ के पेश करोगे ही कि वो उसके हक में जाए। जनाब, ये ट्रिपल मर्डर का केस है। 2 हफ्ते से कम वक्फे में 3 कत्ल हुए हैं और तीनों इंटरलिंक्ड जान पड़ते हैं। इस लिहाज से कॉमन सेंस ये कहती है कि तीनों का कातिल एक है ना? बालकिशन ठक्कर उर्फ बल्ली है। उसके खिलाफ पुलिस के पास जो कत्ल का उद्देश्य है वो कमज़ोर है। जग्गी मेहरा के कत्ल का उद्देश्य तो और भी कमज़ोर है। इतना अहमक कोई नहीं होता कि कत्ल करके लाश के सिरहाने बैठा रहे, और इस कत्ल का उद्देश्य कमज़ोर या मजबूत तो बल्ली के पास है ही नहीं। जनाब, अगर वो अपने पीढ़ी पर इतना ही निर्भर था तो इस कत्ल के बाद भी उसने यहाँ से मुझे फ़ोन क्यों ना लगाया और मेरे इंतज़ार में यहीं क्यों ना बैठा रहा? फ़ोन मिला नहीं होगा। ना मिलने की कोई वजह होगी कोई? जनाब, ये तो छोड़ो वो किस्सा, अपनी बात करो। सौरभ जैन से क्यों बात करना चाहते थे? वो मेरे लिए कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। कैसी जानकारी? लक्की ने कंसर्न कुकरेजा में अपनी मुलाजमत के दौरान एक बड़े डील में बतौर कमीशन 90 लाख की मोटी रकम एक मुश्त कमाई बताई जाती है। उस कमाई पर सवालिया निशान था। वो ये पता लगाने में मेरी मदद कर रहा था कि उस रकम की असल स्टोरी क्या थी। सवालिया निशान क्यों है? रिकॉर्ड से पता चला है कि वो रकम जिस बड़े डील की कमीशन बताई जाती है वो लक्की के कंसल्टेंट कुकरेजा की मुलाजमत में आने से पहले हुआ था। जमा मुझे बताया गया है कि रियल एस्टेट के धंधे में हायर एंड डील्स के लिए सेल्समैन का लाइसेंस ही होना ज़रूरी होता है, जो कि लक्की खुराना नहीं था। जिंदल हाउस वाले जिस बड़े डील का तुम हवाला दे रहे हो, मुझे उसकी खबर है। जगत सिंह के लहजे में झुंझलाहट आ गई। वो डील लक्की खुराना के बॉस जग प्रवेश कंसल के थ्रू हुआ था, जो बाकायदा लाइसेंसी है और बाकायदा रजिस्टर्ड है। उस डील को लक्की खुराना ने कल्टीवेट किया था और कंसल्टेंट कुकरेजा की मुलाजमत में आने से पहले कल्टीवेट किया था। लक्की खुराना लाइसेंसी नहीं था, इसलिए डील क्लोज करने की फॉर्मेलिटी जगत प्रवेश कंसल ने पूरी की थी। उस बड़ी अचीवमेंट की वजह से ही लक्की को नौकरी मिली थी और डील के बाद में बतौर कमीशन वो रकम लक्की को मिली थी। ओह, अगर सौरभ जैन उस सिलसिले में तुम्हारी खातिर कोई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था तो ये बात उसे मालूम हो चुकी होगी। अपनी जानकारी वो तुम्हें ट्रांसफ़र ना कर सका क्योंकि पहले ही सौरभ जैन मरहूम बन गया। ठीक, यहाँ से और कुछ पता लगा? और क्या? कुछ भी? जैसे मर्डर वेपन बरामद हुआ? नहीं,
ना ही कातिल की तरफ इशारा करते कोई फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए। जैसे कातिल ने विस्की के ग्लास पर से अपने फिंगरप्रिंट्स गायब किए, वैसे बाकी जगहों से भी कर दिए। ऐसा ही हुआ जान पड़ता है। जग्गी मेहरा के केस में भी मौका वारदात से ना अलाय कत्ल बरामद हुआ था और ना कोई फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए थे। यह भी इस बात की तरफ इशारा है कि दोनों कत्ल किसी एक जने का कारनामा था। लकी के कत्ल के केस में तो अलाय कत्ल बरामद हुआ था, हाँ, लेकिन मौका वारदात से नहीं। फिंगरप्रिंट्स सिर्फ लकी के फ़ोन के रिसीवर पर से। ओह देखो, तुम पीढ़ी हो, तुम्हारा कारोबार पुलिस की नजर इनायत के बिना नहीं चल सकता, या चल सकता है। मैंने इंकार में सिर हिलाया। दरिया में रह के मगर से बैर कोई नहीं करता, या करता है? मैंने फिर इंकार में सिर हिलाया। इसलिए पुलिस के काम आने का रवैया अख्तियार करो। क्या करूं? अपने क्लाइंट को समझाओ अपना गुनाह कबूल कर ले। बल्ली को कहूं कि ट्रिपल मर्डर का सहरा अपने सिर बांध ले। हाँ, पहाड़गंज में शुक्रवार रात मेरे पर भी जानलेवा हमला हुआ था। उसकी खबर है आपको? है, इंस्पेक्टर यादव साहब ने बताया था। उसके बारे में क्या कहते हैं? ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे ऊपर हुआ हमला कत्ल के केसों से ताल्लुक़ रखता हो। ऐसा? हाँ, जैसे धंधे में तुम हो उसमें 100 दुश्मन बन जाते हैं। कोई कब दुश्मनी निकालेगा इसका कोई टाइम टेबल तो मुकर्रर नहीं है ना। तुम इस बात को इत्तेफाक समझो कि तुम्हारे पर वह हमला लक्की खुराना के कत्ल के बाद हुआ। उसका लक्की के कत्ल से कोई रिश्ता नहीं। मुझे तो नहीं दिखाई देता। तुम्हें दिखाई देता है तो बताओ क्या रिश्ता है? मैंने जवाब न दिया। जगत सिंह जान के हंसा, जैसे मुझे जिज करके बहुत बड़ा किला जीत लिया हो। मैं बोला, अब इजाज़त चाहूँगा। ठीक है, वो पुलिस के काम आने वाली मेरी बात याद रखना। ज़रूर। जाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। कहो। तो टेलीफोन के रिसीवर पर लकी खुराना की उंगलियों के निशान थे। हाँ, क्योंकि उस वक्त अपने कत्ल के वक्त वो कॉल रिसीव कर रहा था जो किसी ने, जिसका दर्जा पुलिस की स्टार विटनेस का है, उसे की थी। हाँ, उस फ़ोन कॉल के दौरान ही लकी का कत्ल हुआ था, क्योंकि स्टार विटनेस ने फ़ोन पर 3 गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी। हाँ भाई, क्या कहना चाहते हो? हैवी कैलिबर की गन से 3 बार शूट किए जाने के बाद और मरकर ढेर होने से पहले मकतूल ने रिसीवर क्रैडल पर वापस रखकर कॉल डिस्कनेक्ट की। नमस्ते। मेन रोड पर पहुंचकर मैंने अपनी कार रोकी। मैंने मोबाइल निकाला और कावेरी को फ़ोन लगाया। सुधीर बोलता हूँ, मैं बोला। हेलो, आवाज़ आई। कैसे हो? कहाँ हो? ठीक हूँ, रणजीत नगर में हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई है जिसकी मुझे ख्याल आया कि तुम्हें खबर होनी चाहिए। क्या हुआ? सौरभ जैन। क्या हुआ उसे? कत्ल हो गया उसका, किसी ने शूट कर दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गुड गॉड, वो वहीं तो रहता है, इसलिए रणजीत नगर में हो? हाँ। घर पर? हाँ, ड्राइंग रूम में मरा पड़ा मिला। किसने मारा? पता नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सिलसिला कब खत्म होगा? कभी तो होगा। हर सिलसिला जो शुरू होता है उसने कभी ना कभी ख़त्म होना ही होता है। किसी भी बात की जब अति हो जाती है तो उसके खात्मे की तरफ इशारा होता है। मेरा दिल कहता है कि इस सिलसिले के ख़त्म होने का वक्त भी बस आया ही समझो। लेकिन ये हुआ क्यों? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो नहीं था, लेकिन शायद किसी को लगा कि बिगड़ सकता था। दरअसल वो बड़ी कमीशन की उस रकम की कोई पड़ताल कर रहा था जो लकी खुराना के खाते में दर्ज पाई गई थी। ज़रूर उसके हत्थे कुछ चढ़ गया होगा। क्या? शनिवार शाम को उसने मेरे ऑफिस में फ़ोन किया था और मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा था जो इत्तेफाक से मुझे मंगलवार सुबह तब मिला था जब हम मनेसर ट्रिप से लौटे थे। क्या था मैसेज? हम दोनों सही थे, ये मैसेज था। हाँ, मतलब क्या हुआ इसका? पता नहीं, समझ में तो आया नहीं कुछ, शायद आगे चल कर आए। अच्छा, हाँ, अब तुम अपने मूड को, मिजाज को काबू में रखना। जो हुआ उसकी बाबत ज़्यादा ना सोचना। ओके, कल लंच पर मिलते हैं। ठीक है, 1 बजे वेस्ट व्यू में। ओके, टेक केयर। मैंने कार आगे बढ़ाई। सारे रास्ते हालिया वाक़यात का तबसरा मेरे जहन में फ्लैश करता रहा। 3 कत्ल, मरने वाले 2 कंसल्टेंट कुकरेजा के सेल्समैन, एक भूतपूर्व, एक वर्तमान, एक स्मगलिंग के माल का कमीशन एजेंट, संभावित हत्यारा एक सट्टा एजेंट। क्या रिश्ता बना? कोई भी नहीं। कोई कॉमन फैक्टर नहीं था जो इतने किरदारों को आपस में जोड़ता हो। था तो दिखाई नहीं देता था, ना मुझे ना पुलिस को। फिर वो 4 शब्दों का मैसेज, हम दोनों सही थे। किस बात में सही थे? फिर उसका लक्की की सेल्समैनशिप पर कमेंट, लक्की चिड़िया का घोंसला नहीं बिकवा सकता था। उसका बॉस कहता था लक्की ने बड़े डील से बड़ी कमीशन कमाई थी। अब सब इंस्पेक्टर जगत सिंह उस बात की तस्दीक करता था।
लकी चिड़िया का घोंसला नहीं बिकवा सकता था। मेरा दिमाग भन्ना गया। अगली सुबह अपने दिन की शुरुआत मैंने इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव को फ़ोन कॉल के साथ की। शुक्र था वो अपने ऑफिस में था और फ़ोन पर उपलब्ध था। कल रंजीत नगर वाले कत्ल की खबर लगी? मैंने पूछा। लगी। पहुंचे तो नहीं? पहुंचा था, तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद पहुंचा था। ओह, मेरा आज़ादपुर वाला ट्रिपल मर्डर वाला केस अभी कोई हल नहीं हो गया है। उस तरफ भी बराबर तवज्जो देनी पड़ती है, इसलिए रंजीत नगर फ़ौरन ना पहुंच पाया। सौरभ जैन मकतूल कंसर्न कुकरेजा का मुलाजिम था, वहाँ सेल्समैन था। मालूम पड़ा है लकी खुराना भी वहाँ सेल्समैन था। क्या कहना चाहते हो? दोनों के कत्ल में कोई रिश्ता हो सकता है। देखेंगे, तलाशेंगे। नए मर्डर केस में और क्या पता चला? एक नई बात पता चली तो है। क्या? गोली। बता तो रहा हूँ, लेकिन उसे अपने तक ही रखना। उसे संजय सिंह को पास ऑन नहीं कर देना है, समझ गए? समझ गया। हिदायत की तामील होगी, हुक्म की तामील होगी यादव साहब। तो आज सुबह ऑफिस आते ही बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट मिली है कि जग्गी मेहरा के जिस्म से निकाली गोली सौरभ जैन के जिस्म से निकली गोली से एन मैचिंग पाई गई है। क्या मतलब हुआ इसका? ये कि दोनों कत्ले एक ही गन से हुए थे? हाँ। पक्की बात? नहीं, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए कहानी सुना रहा हूँ। सॉरी, वो गन वो नहीं थी जिससे लकी खुराना का कत्ल हुआ था और जो बल्ली की मेज़ के दराज से बरामद हुई थी। पागल हुए हो? वो गन कैसे हो सकती है? वो तो पुलिस के मालखाने में जमा है, लकी के कत्ले के बाद से वहाँ है। सॉरी एंड थैंक यू। मैंने संबंध विच्छेद किया। अब मेरा अगला निशाना जिंदल हाउस था, जो ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में पाया जाता था और जिसके डील के सदके लकी खुराना ने बतौर कमीशन 90 लाख रुपए कमाए थे। अगर मुनासिब तरीके से कमाए थे तो किस्सा खत्म था। कमीशन में कोई भेद था तो पड़ताल पर कुछ हाथ लगने की गुंजाइश थी। मैं साउथ दिल्ली जोन के कमेटी के दफ्तर में पहुंचा। वहां भी मैंने एक क्लर्क को पटाया तो मुझे मालूम हुआ कि रिकॉर्ड में फरवरी के आखिरी हफ्ते में उस प्रॉपर्टी की नए मालिकान गौतम ब्रदर्स के नाम ट्रांसफर हुई थी, जिनका ऑफिस कालकाजी में था। डायरेक्टरी में मैंने कालकाजी के गौतम ब्रदर्स की एंट्री निकाली तो मुझे उसमें सिद्धार्थ गौतम और अनिरुद्ध गौतम नाम के 2 पार्टनर दर्ज मिले। मैंने फ़ोन लगाया। गौतम ब्रदर्स, गुड मॉर्निंग। ऑपरेटर की व्यवसाय सुलभ मधुर आवाज़ आई। मे आई स्पीक विद मिस्टर सिद्धार्थ गौतम प्लीज़? मैं बोला। सॉरी सर, बड़े साहब अभी ऑफिस में नहीं आए। इन दैट केस मे आई स्पीक विद मिस्टर अनिरुद्ध गौतम? आउट ऑफ स्टेशन है। तो मैंने गुस्से का इजहार किया। मैं जिंदल टावर की परचेज के बारे में किससे बात करूं? मिजाज दिखाने का असर हुआ। ऑपरेटर के लहजे में तब्दीली आई। सर, आप कौन बोल रहे हैं? मैं एमसीडी के जोनल कमिश्नर के ऑफिस से ऑफिस सुपरिटेंडेंट कोहली बोल रहा हूँ। ओह, आप किस विषय में बात करना चाहते हैं? विषय आप लोगों की नई परचेज का हाउस टैक्स है, जो अभी तक जमा नहीं कराया गया है। ओह, मैं आपकी मैनेजर से बात कराती हूँ। कौन है मैनेजर? मिस्टर मटियानी। प्लीज़ होल्ड ऑन। कुछ क्षण बाद नई आवाज़ आई। मटियानी हेयर, मे आई हेल्प यू मिस्टर कोहली? यू बेटर हेल्प योर सेल्फ। आई एम कॉलिंग फ्रॉम जोनल कमिश्नर्स ऑफिस अबाउट प्रॉपर्टी टैक्स ऑन योर रिसेंट परचेज जिंदल टावर। टैक्स अभी तक जमा नहीं हुआ है, लेकिन वो तो जून में जमा कराया जा चुका है। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। यहाँ रिकॉर्ड में आपका डिपॉजिट लिंक अप नहीं हो पा रहा है। आप रसीद नंबर, तारीख और टैक्स की अमाउंट बता सकते हैं? उसने सब बताया। ओके, मैंने सब नोट कर लिया है, लेकिन आप रसीद की एक फ़ोटोकॉपी जोनल कमिश्नर के नाम कुरियर से भिजवा दीजिए। श्योर। और इसी कॉन्टेस्ट में 1-2 बातें और बताइए। बड़ी प्रॉपर्टीज़ का अलग से रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए पूछना ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड। गौतम ब्रदर्स की तरफ से ये ट्रांजैक्शन किसने हैंडल की थी? मैंने। पूरा नाम चंद्रेश मटियानी। और कंसल्टेंट कुकरेजा की तरफ से? ये तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। पूछ सकते हैं, लेकिन पूछना नहीं चाहते। वजह? उस फर्म के खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी है। ओह, कंसल्टेंट कुकरेजा की तरफ से डील को मिस्टर जगप्रवेश कंसल ने हैंडल किया था। डील का साइज़ बताइए। साइज़? जिंदल टावर की क्या कीमत अदा की गई थी? अच्छा वो, जी हाँ। एग्जैक्ट अमाउंट बताना होगा या राउंड फिगर चलेगी? राउंड फिगर चलेगी। लगभग 90 करोड़। ब्रोकर की कमीशन क्या होती है? वही स्टैंडर्ड कमीशन। क्या? 2%। ब्रोकर कंसल्टेंट कुकरेजा थे? हाँ। कंसल, मैं जहाँ तक समझता हूँ फर्म के मैनेजिंग पार्टनर है, और आप कहते हैं कि डील उन्होंने हैंडल किया था? हाँ। कमीशन उन्हें अदा की गई थी? हाँ। क्या कमीशन का कोई हिस्सा किसी लक्की खुराना को भी अदा किया गया था? लकी खुराना? हाँ। वो कौन है?
हमारी जानकारी है कि इस डील को लक्की ने बतौर ब्रोकर हैंडल किया था। आपकी जानकारी गलत है। इस नाम के किसी आदमी का डील से कोई लेना देना नहीं था, बतौर सब ब्रोकर भी नहीं। हमारी किसी सब ब्रोकर से कोई डीलिंग नहीं थी। जिंदल टावर की सेल पर फरवरी के महीने में किसी लक्की खुराना को कोई कमीशन अदा नहीं की गई थी। दैट्स राइट, हम किसी लक्की खुराना को नहीं जानते। आई रिपीट, इस नाम के किसी शख्स का डील में कोई दखल नहीं था। देखिए मिस्टर डडलानी, मटियानी, सॉरी, देखिए मिस्टर मटियानी, द फैक्ट इज के जो विजिलेंस इंक्वायरी है वो कंसल्टेंट कुकरेजा के खिलाफ है। उससे आपकी फर्म का किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। हमारा निशाना सिर्फ कंसल्टेंट कुकरेजा है। जानकर खुशी हुई, लेकिन अगर इंक्वायरी की किसी भी स्टेज पर यह बात उजागर हुई कि लक्की खुराना को बतौर कमीशन कोई रकम अदा की गई थी और इस बात को हमसे छुपा कर रखा गया था तो सर 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 प्लीज़ लिसन टू मी। बोलिए, बात में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? हम सिर्फ अपनी गारंटी कर सकते हैं। हमने जिंदल टावर के डील में किसी लक्की खुराना को कोई कमीशन अदा नहीं की थी, लेकिन हमारी कैसी भी किसी जानकारी के बिना इस शख्स को, लक्की खुराना को, कोई कमीशन अदा हुई हो सकती है। क्या मतलब? मिस्टर कंसल ने डील से जो कमीशन कलेक्ट की उसको वो जैसे चाहें सब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं अभी भी नहीं समझा। डील में कंसल्टेंट कुकरेजा की साइड में इस लक्की खुराना का कोई रोल हो सकता है जिसकी ना कोई हमें खबर लग सकती है और ना हमें खबर पाने की कोई ज़रूरत है। कैसा रोल? कैसा भी हो सकता है उसे फाइंडर्स फी अदा की गई हो। वो क्या होती है? इतना बड़ा शहर है या कौन सी प्रॉपर्टी बिकाऊ है, ये भी ज्ञान की बात है। अच्छे ब्रोकर्स इस जानकारी की फ़ीस अदा करते हैं जिसे फाइंडर्स फी कहते हैं। आई सी, ये फ़ीस लाखों में हो सकती है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो अदा करने वाले के और हासिल करने वाले के बीच की बात है। आई सी, तो डील में गौतम ब्रदर्स की तरफ से, आपके और कंसल्टेंट कुकरेजा की तरफ से जब प्रवेश कुकरेजा के अलावा किसी का दखल नहीं था। वकीलों का था ना? वकीलों का? हाँ, वो तो ज़रूरी होता है। कौन वकील? हमारी तरफ से सिकंद एंड सिकंद और दूसरी तरफ से भारद्वाज तुली एंड एसोसिएट्स। भारद्वाज, वो काइया वकील जो गोरखनाथ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एडवोकेट था और जो रौनक खुराना को रौनक से बेदखल कराने पर तुला था। क्या मिस्टर कंसल ने, मैंने नया सवाल किया, गोरखनाथ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से ऑपरेट करते हुए वो डील क्लोज किया था? नहीं, कंसल्टेंट कुकरेजा के नाम से। थैंक यू मिस्टर डडलानी, आई मीन मटियानी। मैंने फ़ोन बंद किया। 90 करोड़, 2% कमीशन, 1 करोड़ 80 लाख। लक्की खुराना के पल्ले 90 लाख। क्या मतलब हुआ? जिंदल टावर की सेल प्राइस पर कमीशन की कमाई को प्रवेश कंसल और लक्की खुराना ने बराबर बराबर बांटी। लक्की खुराना जो फरवरी में फर्म का मुलाजिम भी नहीं था। फाइंडर्स फी इतनी ढेर, 90 लाख, नाकाबिले एतबार बात थी। लेकिन जो सामने था वो था। सच को कैसे झुटलाया जा सकता था? चाहकर भी मैं कैसे स्थापित कर सकता था कि वो रकम लक्की खुराना ने किसी गैर कानूनी तरीके से हथियाई थी। चैप्टर 5। मैं वेस्ट व्यू पहुंचा। पिछली बार की तरह तब भी कावेरी मेरे से पहले वहां मौजूद थी। कोई फ़र्क था तो ये था कि इस बार उसके सामने ब्लडी मैरी का जाम नहीं था। मैंने कलाई घड़ी पर निगाह डाली। निर्धारित समय से सिर्फ 2 मिनट ऊपर हुए थे। ज़रूर वो मेरे से आगे आगे ही वहाँ पहुँची थी। मैं जाकर उसके पहलू में बैठा। हेलो, उसे एक बाँह के घेरे में लेकर साथ भींचता मैं बोला, कैसी हो? पता नहीं कैसी हो, वो अनमने भाव से बोली। जवाब ही बता रहा है कि पशेमान हो। ब्लडी मैरी ऑर्डर करें? नहीं, मूड नहीं है। मूड नहीं है यानी कि पशेमानी का दोहरा सबूत। मूड बनेगा ना? ठीक है, मंगाओ, लेकिन ब्लडी मैरी नहीं। तो मुझे ठंड लग रही है, साइड कार मंगाओ। साइड कार कोनियाक ब्रांडी से बनने वाली कॉकटेल थी। मैंने उसके लिए साइड कार और अपने लिए स्कॉच ऑन रॉक्स का ऑर्डर दिया। ऑर्डर के इंतज़ार में मेरा हाथ उसकी पीठ पर बहुत आगे तक सरक गया और आगे सरका तो उसकी भवें उठी। दिल टटोल रहा था। मैं उसके कान में बोला, नहीं मिला होगा। ऐसा ही है, कहाँ गया? किसी को दे दिया। ओह, तभी तो मैं कहूँ कि मेरे पहलू में 2 दिल क्यों धड़क रहे हैं। वो हंसी जो कि उसके मिजाज में आती तब्दीली का सबूत था। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और उसे अपने वक्ष पर दबाया। औरत जब आपको अपना दिल दे देती है तो बाकी बची से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। तभी मैंने अपने वेटर को करीब आता देखा। उसने भी देखा। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और अपना हाथ वापस खींच लिया। माइनस दिल कंटेनर पसंद नहीं आया? मैं हंसा। मैंने वेटर की ओर गुप्त इशारा किया जो हमें ड्रिंक सर्व कर रहा था। उसने सहमति में सिर हिलाया। औरत पहले तो मर्द को आगे नहीं बढ़ने देती,
ये कर्तव्य वो किसी तरीके से कर दिखाता है तो फिर पीछे नहीं हटने देती। हमने चीयर्स बोला। अब बोलो, वो बोली, क्या खबर है? मैंने कुछ लेग वर्क किया है, मैं बोला, जिसकी रूह में मुझे लगता है कि लक्की के अकाउंट में दर्ज वो 90 लाख की रकम कोई नाजायज़ पेमेंट नहीं थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन इतनी कमीशन, वो भी तुम्हारी फर्म में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से पहले। मैंने भी तो उस सिलसिले में थोड़ी और ताक झांक की है और मुझे मालूम हुआ है कि वो रेगुलर कमीशन नहीं थी। समझ लो कि वो बोनस था, और मुलाजमत के बिना बोनस तो इनाम सही। समझ लो वो पार्ट इनाम था और पार्ट फाइंडर्स फी था। आईसी, रियल एस्टेट के धंधे में ऐसी पेमेंट्स आम होती है। बढ़िया, रियल एस्टेट के धंधे में एक ऑर्डिनरी गार्डन वैरायटी सेल्समैन को ऐसी पेमेंट्स आम होती है। 90 लाख रुपए ठीक रहा है, जो कभी भी किसी के भी सिर फोड़ा जा सकता है। मैं पहाड़गंज पहुंचा। रौनक का शटर मुझे डाउन मिला। बाजू में एक पनवाड़ी की दुकान थी। क्या हुआ? रौनक की तरफ इशारा करते मैंने पूछा। बार बंद हो गया, पनवाड़ी बोला। लाइसेंस छिन गया। बार का ना? रेस्टोरेंट में क्या प्रॉब्लम हुई? क्या पता, मालिक जाने। रौनक के बंद होने से अब वो सारा ब्लॉक ही उजाड़ हो गया था। मैं वहां से हटा और बाजू की गली में दाखिल हुआ। आगे एक क्रेन रास्ता रोके खड़ी थी। उसकी लंबी ऊंची उठी वहां पर से लोहे की मोटी जंजीर के सहारे एक लोहे का विशाल गोला लटक रहा था, जो डिमोलिशन के काम आता था। उसको झुलाकर उसके कुछ ही वार इमारत पर किए जाते थे कि वो धराशायी हो जाती थी। वैसा ही कारोबार वहां चल रहा था। एक बिल्डिंग तो धूली दूषरित हो भी चुकी थी। गली के दहाने के सामने ही स्टेट्स नाम का दूसरा बार था। मैं उसमें एक ग्लास विंडो के साथ लगी टेबल पर जा बैठा। वेटर आया तो मैंने उसे बियर का गैर जरूरी ऑर्डर दिया। मेरी उस पोजीशन से रौनक के बाजू की गली के भीतर तक झांका जा सकता था। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और बियर की ओर ध्यान भी दिए बिना खामोशी से नज़ारा करने लगा। नज़ारा मुझे जल्दी ही हुआ। एक कार सामने की गली के दहाने के करीब आकर रुकी और मैंने उसमें से जग प्रवेश कंसल को निकलते देखा। वो शानदार 3 पीस सूट पहने था और धूप में उसकी गंजी खोपड़ी यूं चमक रही थी जैसे 0 नंबर के रेगमार से घिस के कारपोल से चमकाई गई हो। संतुलित कदमों से चलता वो गली में आगे बढ़ा और फिर उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ जो पुलिस रिकॉर्ड में तरला खन्ना का पता था और जिसमें से चौधरी नाम का रीछ टकराया था। ट्रेन जो पोजीशन ले रही थी उससे लग रहा था कि ढाए जाने में अब उस बिल्डिंग की बारी थी। जग प्रवेश कंसल जो हर जगह फिट था। एडवोकेट भारद्वाज के साथ जिंदल टावर का डील उसने हैंडल किया था। एडवोकेट भारद्वाज जो गोरखनाथ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का वकील ही नहीं फ्रंट था, जिसने उस ब्लॉक की तमाम इमारतों की खरीद को सुपरवाइज किया था और जो ब्लॉक के इकलौते ढीठ लीज होल्डर रौनक खुराना के पीछे पंजे झाड़ के पड़ा था। और अब जग प्रवेश कंसल वहां अपनी हाजिरी दर्ज करा रहा था। मेरे दिमाग की चरखियां तेजी से घूमने लगी। बहुत कुछ मेरी समझ में आने लगा। मैंने संजय सिंह को फ़ोन किया। कहाँ पर है? मैंने पूछा। ऑफिस में, वो बोला। क्यों? अपने अखबार की ताकत से गोली की तरह एक बात का पता लगा कर दिखा। बाकी का पूरा हफ्ता कोजी कॉर्नर में डेली ड्रिंक डिनर मेरी तरफ से। ऐसा? वो उत्साह से बोला। हाँ। मुकरेगा तो नहीं? पहले कभी मुकरा? हाँ, कई बार। तब वजह ज़रूर तू होगा। तू हिस्ट्री छोड़, प्रेजेंट की बात कर। बात बोल। गोरखनाथ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड मतलब कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन में मालिकान का नाम पता होना ज़रूरी होता है। पता लगा वो मालिकान कौन है। रिकॉर्ड में गोरखनाथ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओनरशिप किसके या किन के नाम दर्ज है। आज बतौर मीडिया पर्सन अपनी सुरमाई की प्रैक्टिकल मिसाल दे। रिकॉर्ड टाइम में इस जानकारी की खबर निकाल। और मुझे मोबाइल पर वापस फ़ोन लगा। तू है कहाँ? पहाड़गंज में। वहाँ क्या कर रहा है? तेरे यार का बार तो बंद हो गया। स्टेटस में हूँ। नाउ कम ऑन, स्टेप ऑन इट। आई विल बट नॉट अलोन। क्या मतलब? 10 मिनट में कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने मिल। वो किस लिए? कोई बात भूल जाती है, कोई बात दोबारा पूछनी पड़ जाती है, कोई बात फिर से समझा के बोलनी पड़ सकती है, इसलिए। ठीक है, मिलता हूँ। निर्धारित स्थान पर मेरी उससे मुलाकात हुई। आगे मैं उसका महज पुछल्ला ही साबित हुआ। एक्सप्रेस के संडे एडिशन में छपने वाली किसी स्टोरी का हवाला देकर उसने सब मालूमात की। सबने सहयोग की भावना दिखाई। 1-2 जगह वो मुझे कॉरिडोर में छोड़कर अकेला भी गया। आखिरकार जब वो मेरे पास लौटा तो उसके चेहरे पर संतुष्टि और जीत की चमक थी। आखिर वो मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा था, ड्रिंक डिनर की कई ट्रीट्स के लिए काम कर रहा था। उसने मेरी बाह थामी और मुझे बाहर ले आया। अब सुन, वो बोला। कुछ सुना भी हो तो मेरी जुबानी सुन। मुकम्मल दास्तान ए गोरखनाथ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
यहाँ रजिस्ट्रेशन का ये केस भारद्वाज तुली एंड एसोसिएट्स के एडवोकेट अमरुत भारद्वाज ने फाइल किया था। मुझे कोई हैरानी ना हुई। तेरा ख्याल गलत है कि ऐसे रजिस्ट्रेशन में तमाम मालिकान का नाम दर्ज होना चाहिए, ऐसा? हाँ, एक रिप्रेजेंटेटिव कॉरपोरेटर का नाम काफ़ी होता है। इस केस में कॉरपोरेटर का जो नाम रिकॉर्ड में दर्ज है वो है हरीश तेंगुरिया। हरीश तेंगुरिया? तेंगुरिया तेंगुरिया, कहाँ सुना था मैंने ये नाम? कब सुना था? सुना तो बराबर था, हाल ही में सुना था। ये हरीश तेंगुरिया, मैं बोला, कॉरपोरेशन का अकेला मालिक तो ना हुआ ना? सुनता नहीं है कोहली। अरे मैंने उसे रिप्रेजेंटेटिव कॉरपोरेटर बोला कि नहीं बोला? सॉरी, मालिकान और भी होंगे, लेकिन उनकी बाबत इस कॉरपोरेशन के ऑफिस से ही पता लग सकता है। आई सी, या उनकी लॉ फॉर्म बता सकती है, एडवोकेट अमरुत भारद्वाज बता सकता है। ठीक, थैंक यू चाहे ना बोल। ये बोल शाम को कोजी कॉर्नर में कितने बजे पहुंचूं? मैं फ़ोन करके बताऊंगा। ठीक है, करना। लेकिन कोहली, अगर तेरा फ़ोन ना आया तो फ़ोन कर दूंगा। किसका? सोचना, मैं चलता हूँ। वो चला गया। मैं भी अपनी कार में आ सवार हुआ। मैंने वापस पहाड़गंज का रुख किया। तेंगुरिया, हथौड़ी की तरह वो नाम मेरे जहन में बसता रहा। पिछले शुक्र को कावेरी से मुलाकात के बाद, जिसका वेस्ट व्यू में बड़ा तल्ख समापन हुआ था, जब मैंने कंसल एंड कुकरेजा के ऑफिस में खुद को कस्टमर बताकर फ़ोन लगाया था, तो मेरे से डील करते सेल्समैन के तौर पर, जिसका कि नाम भूल गया होने का पाखंड मैंने किया था, सौरभ जैन से पहले मुझे हरीश तेंगुरिया का नाम सुझाया गया था, जो कि सेल्स मैनेजर था। हरीश तेंगुरिया कंसल एंड कुकरेजा का सेल्स मैनेजर था। हरीश तेंगुरिया गोरखनाथ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का रिप्रेजेंटेटिव कॉरपोरेटर था। यानी गोरखनाथ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कंसल एंड कुकरेजा रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स एंड ब्रोकर्स की ही एक इकाई थी। फिर आखिरकार योर्स ट्रूली की समझ में ये भी आ गया कि लकी खुराना को 90 लाख की प्राप्ति कैसे हुई थी और क्यों उसका कत्ल हुआ था। सबसे पहले मेरे जहन में उस भव्य शॉपिंग मॉल के मिनिएचर मॉडल का अक्स उभरा, जिसे मैंने ग्लास केस में जग प्रवेश कंसल के एग्जीक्यूटिव ऑफिस की शोभा बढ़ाते देखा था। कंसल शॉपिंग मॉल कहता था साइट फाइनल नहीं हुआ था। झूठ कहता था, साइट कब का फाइनल हो चुका था। सिर्फ 100% कब्जा वाकया नहीं हो रहा था। जिंदगी के सबसे बड़े सपने में गड़ा रौनक नाम का कांटा नहीं निकल रहा था। तो दोस्तों, ये था प्यादा नॉवल का पार्ट 9। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।